हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं 2020 में रिलीज हुई फिल्म हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। मूवी शुरू होती है और हम फेर्नांडो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा हुआ है। उसे अपनी जिंदगी में खाली खाली सा लगता है। वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा है। फिर एक रात जब वो घर जा रहा होता है तो वो रास्ते में सिगरेट पीने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उसका सिगरेट बुझा देती है। वो उसे वहीं फेंक देता है और वो सिगरेट एक गटर के अंदर जाके गिरता है। अब फेर्नांडो गटर के पास जाकर उसे चेक करने लगता है और वो सामने देखता है तो वहाँ बैंक ऑफ रियो होता है। अब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अब वो बाकी गटर चेक करने लगता है और देखते ही देखते वो एक नाले के पास पहुँच जाता है। वो नीचे जाता है और नाले को चेक करने लगता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम मार्क होता है। मार्क अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। मार्क एक मैकेनिक होता है। वो मार्क को अपना प्लान बताता है। मार्क कहता है प्लान अच्छा है लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, हमें बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत होगी। वो उससे कहता है पहले तुम इन्वेस्टर को ढूंढो। फेर्नांडो इन्वेस्टर की तलाश में निकल जाता है। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, इसका नाम डेब है। वो डेब से कहता है तो डेब कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो पैसे लगा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम मारियो नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक ट्रैवलर एजेंसी में टूर बुक कर रहा होता है। उससे मैनेजर ने 2000 पेसोस लाने के लिए कहा था, लेकिन वो $2000 ले आया है। वो मैनेजर से कहता है कि मैं ये पैसे वापस नहीं ले जा सकता, इसे अभी आप रख लो। तो मैनेजर मान जाती है और वो पैसे रख लेती है। फिर रात होती है और मारियो उसी एजेंसी में चोरी करने के लिए जाता है। एक्चुअली जो लिफाफा उसने उसे दिया था उसके अंदर उसने ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी थी और वो उसे ट्रैक करते करते लॉकर तक पहुंच जाता है और लॉकर तोड़कर सारे पैसे निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। उसी शाम मारियो को एक वॉइसमेल मिलता है जिसमें फेर्नांडो ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में जाके मिलता है और फिर वो दोनों मिलकर बैंक ऑफ रियो जाते हैं, जहाँ पर फेर्नांडो एक गटर के अंदर मेजरिंग टेप डालता है और फिर वो दोनों नाले के अंदर जाकर उसी गटर के नीचे पहुँच जाते हैं। अब फेर्नांडो उसे अपना प्लान बताता है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होता है और इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है फेर्नांडो के घर पर। मारियो से कहता है जब हम वॉल्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ मोशन सेंसर लगे हुए होंगे जिससे कि अलार्म ट्रिगर हो सकता है और वो हमें पकड़ सकते हैं। तो फेर्नांडो उसे समझाता है देखो, मोशन सेंसर मूवमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि टेम्परेचर में आए बदलाव को मेजर करते हैं। अगर हम ये सूट पहन करके जाएं तो वो टेम्परेचर में आए बदलाव को मेजर नहीं कर पाएंगे और हम वॉल्ट के अंदर घुस जाएंगे। मारियो उससे वॉल्ट का प्लान पूछता है, लेकिन उसने प्लान नहीं बनाया होता। वो कहता है कि पहले हमें बैंक के अंदर का मैप चाहिए होगा। अगले दिन वो लोग बैंक में जाते हैं। मारियो के पास एक कैमरा होता है जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे नोटिस कर लेता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर फेर्नांडो अपना कैमरा अंदर रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग उसे रोकते हैं और उसकी चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता क्योंकि फेर्नांडो ने मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया होता है। वो दोनों उसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन फेर्नांडो उन्हीं पर भड़क पड़ता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में करूँगा। अब उन लोगों के पास पूरे बैंक का मैप है। अब वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। वो सुरंग खोदना स्टार्ट करते हैं। मारियो उनसे वॉल्ट खोलने का प्लान पूछता है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्लान नहीं बनाया होता। फिर एक दिन वो एक गाड़ी में सबका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि आज तो वो गए। तभी वहाँ पे टॉम और उसकी वाइफ आ जाती है। वो ऑफिसर से कहती है कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। एक्चुअली उन दोनों के नेबर्स ने ही इन पुलिस वालों को बुलाया होता है। वो नेबर उनको सॉरी कहती है और वो लोग टॉम और उसकी वाइफ के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एक गैराज में आते हैं जहाँ पर वो गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं। मारियो टॉम से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को क्यों लेकर के आए।
तो टॉम कहता है मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत टाइम से काम कर रही है, वो किसी को नहीं बताएगी। अब उनकी टीम में 6 लोग हो गए हैं। एक रात जब वो ड्रिल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पत्थर गिरने से उनकी मशीन टूट जाती है। अब उन्हें और पैसों की ज़रूरत है नई मशीनें खरीदने के लिए। ये सब देखकर मारियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है जब तक वॉल्ट खोलने का प्लान नहीं बनेगा तब तक मैं और पैसे नहीं लगाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो दौड़ता हुआ मारियो के घर जाता है। वो उससे बात करना चाहता है लेकिन मारियो मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मारियो उसे बुला लेता है। अब वो मारियो को अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि सामने से होने वाली चोरी को रोकने के लिए अलग सिस्टम है, नीचे से होने वाली चोरी को रोकने के लिए अलग तरह का सिस्टम है, लेकिन किसी ने भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जो दोनों चोरी को एक साथ रोक सके। हम बैंक के अंदर जाएंगे तब जब बैंक खुला हुआ होगा। अगर हम दिन के अंदर बैंक में जाएंगे तो सेफ्टी लॉकर में अलार्म ट्रिगर नहीं होगा और हम आराम से वहां चोरी कर सकते हैं। बाहर लोगों को ऐसा लगेगा कि ये आम चोरी है, कुछ लोग बैंक लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पुलिस को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम गेट से बाहर जाएंगे। हम आए तो गेट से थे लेकिन जाएंगे अपनी बनाई हुई सुरंग के रास्ते। फिर वो चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। फर्नांडो और टॉम मेन गेट से अंदर जाते हैं और जबकि मारियो और डेब बैकडोर से होते हुए बैंक के अंदर जाते हैं। और वो सब मास्क पहन लेते हैं और सभी लोगों पे गन तान देते हैं। उधर सिक्योरिटी वाला ये सब देख रहा होता है, वो पुलिस को कॉल कर देता है। अब फर्नांडो पार्किंग गेट को लॉक कर देता है। फर्नांडो एक आदमी को बाहर ले जाता है। वो पुलिस से कहता है अगर तुमने गोली चलाई तो मैं इसे मार दूंगा, और फिर वो उसे वापस अंदर ले आता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वो गेट से भागने की कोशिश कर रहे थे और अब वो बैंक के अंदर ही फंस चुके हैं। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर बुलाते हैं। वो नहीं आता तो वो एक लड़की को लेके आते हैं और कहते हैं अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और वो उसकी गन और उसका फ़ोन ले लेते हैं। वो गन से गोलियां निकालकर उसको गन वापस दे देते हैं और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को वो बैंक से बाहर कर देते हैं। अब वो बैंक में लगे सारे कैमरा को हटा देते हैं। फिर मार्क सुरंग के रास्ते बैंक के अंदर आता है। अब वो पार्किंग में जाकर वहाँ से एक बैग लेकर के आते हैं। अब वो वहाँ पर एक मशीन असेंबल कर रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क ने एक ऐसी मशीन खरीदी थी जिससे वो 7 सेकंड के अंदर उस ताले को तोड़ सकते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। अब वो मशीन को असेंबल कर लेते हैं और लॉक तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस और मीडिया आ गई होती है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया है कि अंदर 4-5 लोग हैं, उनके पास गन है और वो कैश लूटने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फर्नांडो ने मारियो को एक बुक दी होती है जिसके अंदर नेगोशिएशन की टेक्निक्स होती हैं। उसने मारियो से कहा है कि जब तक हम अंदर हैं तुम्हें पुलिस का ध्यान भटकाना है, तुम्हें उनका टाइम वेस्ट करना है ताकि हम आराम से अपना काम कर सकें। मारियो उससे कह रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो कहता है कि तुम्हें बस एक्टिंग करनी है, एक्टिंग। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मारियो पुलिस को कॉल लगाता है। वो बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात करता है। वो पुलिस को कहता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करनी है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। उधर फर्नांडो और मार्क लॉकर खोल रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे लॉकर खोल दिए होते हैं और अब उन्हें सोना मिलना शुरू हो जाता है। अब वो ऑफिसर मारियो को कॉल करता है। वो कहता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आ रहे हैं, पर पहले तुम्हें एक हॉस्टेज को छोड़ना होगा ताकि मैं तुम पे भरोसा कर सकूं। तो मारियो एक लड़के को उठाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। वो उसे बाहर छोड़ देता है। वो ऑफिसर उस लड़के से अंदर के हालात पूछने के लिए जाता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि उसने पैंट में ही कर दिया होता है। वो मारियो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वकील कर सकता हूँ क्योंकि तुमने हॉस्टेजेस को नुकसान नहीं पहुँचाया है, इसलिए तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। तो मारियो उससे एक झूठ बोलता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो वापस जेल नहीं जाना चाहते, और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अंदर काम करते करते उनकी मशीन ज़्यादा गर्म हो जाती है और काम करना बंद कर देती है।
अब फर्नांडो मारियो को कॉल करता है और कहता है कि हमें और टाइम चाहिए। उसी समय उनके पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो मारियो की बात डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कराता है। वो उनसे कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे पास आया था तो तुमने मेरी हेल्प नहीं करी थी। अब तुम भाड़ में जाओ और मेरे लॉयर से बात करना। वो उसे अपने लॉयर का नंबर देता है और फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद वो मशीन फिर काम करना शुरू कर देती है और अब वो बहुत सारा सोना निकाल रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उस लॉयर को कॉल करता है, लेकिन मारियो खुद अपना लॉयर बन के उससे बात करता है। वो कहता है कि वो इंसान जिसने हॉस्टेजेस को कैद कर रखा है, वो इंसान जो बैंक में चोरी कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। वो अभी 2 दिन पहले जेल से बाहर आया है। वो कहता है तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, मेरा वेट करना। और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब हम देखते हैं कि फिर से वो मशीन काम करना बंद कर देती है। वो फिर से गर्म हो गई है और अब उन्हें और टाइम चाहिए। फर्नांडो का दोस्त मार्क कहता है कि अब हमें जाना चाहिए, लेकिन फर्नांडो इस बात से राज़ी नहीं होता। वो कहता है हम और लॉकर तोड़ेंगे, लेकिन फिर उसे अपनी साइकियाट्रिस्ट की कई एक बात याद आती है। उन्होंने उससे कहा था कि किसी की प्लानिंग तब फेल होने लगती है जब उन्हें ये लगने लगता है कि उनका प्लान परफेक्ट है। अब फर्नांडो सब काम रोकने के लिए कहता है और अब वो बैग लेकर सुरंग की ओर जाने लगते हैं। ऊपर मारियो पुलिस का ध्यान भटका रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। ऑफिसर एक लड़के को पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देता है और जब वो लेकर के आता है तो वो वापस मारियो को कॉल करता है, लेकिन मारियो का कॉल नहीं लग रहा होता, इसलिए अब उन्हें शक हो जाता है। वो ऑफिसर उस गटर को चेक करने लगता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मारियो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर किसी को भी गोली लगे, इसलिए हम वहाँ पर नकली बंदूकें लेकर के जाएंगे और जितनी भी बंदूकें उनके पास होती हैं वो सब नकली होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सभी लोग अपनी गन एक रुमाल के ऊपर रख देते हैं। वहाँ मारियो भी आ जाता है और वो भी अपनी गन रख कर सुरंग की तरफ जाने लगता है। हॉस्टेजेस को पता चलता है कि वो चोर चले गए हैं और वो पास ही में रखे अपने फ़ोन उठाकर बाहर अपने लोगों से बात करने लगते हैं। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो बैंक के अंदर घुस जाती है। पुलिस को शक हो गया था कि वो नाले के रास्ते भी भाग सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही एक स्पेशल टीम नाले के अंदर भेज दी होती है। अब पुलिस बैंक के अंदर आ गई है। वो लोग बेसमेंट में आते हैं, लेकिन इससे पहले फर्नांडो और उसकी टीम वहां से निकल गए होते हैं। अब फर्नांडो और उसकी टीम बोट पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने बैग रखने लगते हैं, लेकिन तभी किस्मत उनका साथ देना बंद कर देती है और उनकी बोट की मोटर वहां पे स्टार्ट नहीं होती। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मैनुअली उसे चला कर ले जाते हैं। वो ऑफिसर नीचे देखता है तो वहां पैरों के निशान होते हैं। वो उस अलमीरा को हटाने लगता है और तभी उसे एक सुरंग दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि जो हथियार वो लेकर आए थे वो सब नकली हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उस सुरंग के अंदर से उनको पकड़ने के लिए जाने लगता है। पुलिस और स्पेशल टीम दोनों उनका पीछा कर रहे हैं। उनको दोनों तरफ से घेर लिया गया है। ऑफिसर सुरंग के रास्ते नीचे आ जाता है और वहां पर स्पेशल फोर्स भी पहुंच गई होती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर हमें पता चलता है कि मारियो और उसकी टीम ने इसके लिए भी एक प्लान बनाया था। उनको पता था कि पुलिस नाले के सहारे भी आ सकती है, इसलिए उन्होंने वहां पर एक बांध बना दिया था और वो बांध के सहारे नाले की दूसरी साइड निकल गए हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग एक गटर के पास पहुंच गए हैं। वहां पर सीढ़ियां लगी हुई होती हैं। फर्नांडो उन सीढ़ियों से ऊपर जाता है और ऊपर हम देखते हैं कि एक आदमी पंचर बनाने के बहाने वहां पर बैठा हुआ है। वो वैन के अंदर जाकर दरवाज़ा खोलता है और वो सब एक एक करके वैन के अंदर आ जाते हैं और अब वो वहां पर बैग भी ले आते हैं। वो सब उस वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग पैसों के आगे बैठे हुए होते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब पैसों को गिनते हैं और आपस में बांट लेते हैं। मारियो उन पैसों से बहुत सारी अंगूठियां खरीदता है। डेब अपने घर में चर्च बना लेता है। टॉम उससे एक महंगी गाड़ी खरीदता है जिससे वो और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं और फर्नांडो एक टूर पे निकल जाता है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद
टॉम की वाइफ टॉम को एक लड़की के साथ देख लेती है और वो इससे बहुत दुखी होती है और वो पुलिस के पास पहुंच जाती है। वो पुलिस को बताती है कि जिन लोगों ने बैंक ऑफ रियो में चोरी करी थी उनमें से एक मेरे हस्बैंड हैं। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि बैंक से चुराया हुआ सारा पैसा हमारी छत पर रखा हुआ है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और उनके घर की तलाशी लेने लगती है, जहां पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो उन सबको एक एक करके अरेस्ट कर लेती है। मारियो, टॉम, डेब सबको अरेस्ट कर लेती है और लास्ट में वो फर्नांडो को भी पकड़ लेती है और उन सब के खिलाफ अब केस होता है। पर क्योंकि वो हथियार नकली थे इसलिए उन्हें केवल 3 साल की सज़ा होती है, लेकिन वो अगले 1 साल के अंदर ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब फर्नांडो बाहर आता है तो उसे मारियो मिलता है। मारियो कहता है कि उसने अब रिटायरमेंट ले लिया है और वो दोनों मारियो की गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन असली बात ये थी कि ये लोग पकड़े जाने के बाद भी अमीर थे। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बैंक से $25 मिलियन की चोरी हुई थी, लेकिन जो पैसे इनके पास से बरामद हुए वो सिर्फ $1.5 मिलियन थे और बाकी के पैसा कहाँ गया इसका किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि बैंक के पास सेफ्टी डिपॉजिट में कितना पैसा होता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए वो उन लोगों से और पैसों के बारे में नहीं पूछ सकते और वो सारा पैसा अब भी उन लोगों के पास है और इसीलिए ये लोग पकड़े जाने के बाद भी अमीर थे। और इसी तरह ये कहानी दी एंड होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहां अर्जेंटीना के कुछ लोगों ने मिलकर उस देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दूसरों से भी कराइए। हम और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।